Jai Jinendra all of you. Welcome to the 28th class of C Inter Audit. Continuing with chapter 3. चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन ने अपनी पिछली क्लास में ऑडिट प्रोसीजर्स अपने 7-6 तक हो गए थे। अब अपन 7th ऑडिट प्रोसीजर इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आ जाइए पेज नंबर 3.13 पर इंक्वायरी। ये आरटीपी में 18 के अंदर एक बार पूछा जा चुका है, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आरटीपी में 18 के अंदर ऐसा आया था कि इंक्वायरीज में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज, एक्सप्लेन। ठीक है, आपके अटेम्प्ट के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? हम लोग नॉलेजेबल पर्सन से क्वेश्चंस पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप हमारे को ये चीज़ गाइड कर दो, ये आपके एंटिटी के अंदर ही कैसे होता है या फिर कोई प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इंक्वायरी कंसिस्ट्स ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सनस, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ज़रूरी नहीं है हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछें, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द एंटिटी, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरीज यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट। इंक्वायरी को हम लोग हर ऑडिट प्रोसीजर के साथ इंक्लूसिवली यूज़ करते हैं, इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज, इंक्वायरी रिटर्न भी हो सकती है और ओरल इंक्वायरीज भी हो सकती हैं जो कि इनफॉर्मल कही जाएंगी। इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। जो हमने इंक्वायरी प्रोसेस करा है उसके हम लोग जब इवेल्युएट करेंगे रिस्पॉन्सेज कि हमारे को क्या रिस्पॉन्स मिला है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंक्वायरी प्रोसेस का। रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज में प्रोवाइड द ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली प्रोसेस्ड। जब हम लोग रिस्पॉन्स ले रहेंगे इंक्वायरीज का तो वो ऑडिटर को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो कि पहले ऑडिटर के पास नहीं थी, या फिर विद कॉरोबरेटिव ऑडिट एविडेंसेस। कॉरोबरेटिव का मतलब क्या हुआ? सपोर्टिव ऑडिट एविडेंसेस। ऑल्टरनेटिवली रिस्पॉन्सेज माइट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन। कुछ कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ने मैनेजमेंट ने अपन को जो असर्शंस दिए थे वो कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और जब हमने एंटिटी के एम्प्लॉयज़ से कोई इन्फॉर्मेशन ली तो वो डिफ़र कर रही हो। इंक्वायरी जब हमने एंटिटी के पर्सनल से करी तो वो डिफ़र कर रही हो अदर इन्फॉर्मेशन से। दैट द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स को ओवरराइड करा तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तो अपन को आगे बताएगा नहीं, ये अपन लोग इंक्वायरी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डिफर सिग्निफिकेंटली वाले बात का एग्जाम्पल है। इन सम केसेस रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑडिटर इंक्वायरीज से रिस्पॉन्सेज ले रहा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑडिटर के मॉडिफाई करने पे, रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए या फिर कुछ और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर को मजबूर कर सकता है। ऑल्दो कॉरोबोरेशन ऑफ एविडेंसेज ऑब्टेन्ड थ्रू इंक्वायरी इज ऑफन ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, मतलब सपोर्टिवनेस ऑफ एविडेंसेज ऑब्टेन्ड थ्रू इंक्वायरी इज ऑफन ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन द केस ऑफ इंक्वायरीज अबाउट मैनेजमेंट इंटेंट। या जब हम लोग मैनेजमेंट का इंटेंशन समझ रहे हो, द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू सपोर्ट मैनेजमेंट इंटेंट में भी लिमिटेड, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन रहती है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन बिल्कुल सही है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। In these cases, understanding the management past history of carrying out its stated intentions, management's stated reasons for choosing a particular course of action, and management's ability to pursue a specific course of action may provide relevant information to corroborate the evidence obtained through inquiry. Okay. In respect of some matters, the auditor may consider it necessary to obtain written representations from management. कुछ इंक्वायरीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर ऑडिटर को ये ज़रूरी लग सकता है कि वो इंक्वायरीज के साथ साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी मैनेजमेंट से ले ले, एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG से भी, टू कंफर्म रिस्पॉन्ड टू ओरल इंक्वायरीज। मैनेजमेंट और TCWG का अपन लोगों ने मीनिंग ऐसे 200 की क्लास के अंदर देख लिया था, आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं है तो। एट दिस स्टेज अब यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट अपन को ये बताना चाह रहा है कि अब अपन लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब समझ सकते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का अपन ने ऊपर देख ही लिया था कि अपन लोग एंटिटी के अंदर जो उसके एनवायरनमेंट में है या फिर जो उसके इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर रिस्क है उसको असेस करेंगे, वो अपन ने ऊपर देख लिया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब अपन देख रहे हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, विच फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स दो तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी दो तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये नीचे चलकर अपन को सबके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। अभी अपन लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल से शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी कहते हैं। आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लीजिए।
ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं? मे बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवेलुएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल। मैनेजमेंट ने जो अपन को असर्शन प्रोवाइड करे हैं उसके ऊपर जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे थे, क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को? तो ये हम लोग हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर इन जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया है उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। The auditor shall design and perform test of controls to obtain sufficient appropriate audit evidences as to the operating effectiveness of relevant controls when auditor test of controls कब लगाएगा? When the auditor's assessment of risk of material misstatements at the assertion level includes an expectation that controls are operating effectively. ऑडिटर को लग रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब उसने असेस करा था कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो वो एक बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल से उनको चेक कर लेगा। दैट इज द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिटर कब लगा सकता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एट द असर्शन लेवल। अपन ने अभी ऊपर देखा था दो तरीके के होते हैं ऑडिट प्रोसीजर सबसे फर्दर वाले, तो एक तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दो तरीके से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा सकता है ऑडिटर, मतलब दो तरीके से टेस्ट ऑफ कंट्रोल को यूज़ कर सकता है। एक तो जब वो रिस्क असेसमेंट कर रहा हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे वो ज़्यादा अच्छा भरोसा करना चाह रहा है तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से और ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकता है। और दूसरा तब कब? जब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो सेकंड पॉइंट यही है कि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एट द असर्शन लेवल। अब आरटीपी नवंबर 18 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आ चुका है कि हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस मे बी सॉट अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स व्हेन द अप्रोच अडॉप्टेड कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, in particular where it is not possible or practicable to obtain SAAE only from substantive procedures। इसके ऊपर अपन को लाइट थ्रो करनी थी। नेचर एंड तो इसमें आंसर में ये सब चीज़ आनी है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और इसकी पूरी डिटेलिंग आएगी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिटर शेल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। इंक्वायरी के साथ उसको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस करे थे, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, ताकि हम लोग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकें कि इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी के अंदर वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट रेलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। जब ऑडिट हो रही थी तो एंटिटी इंटरनल कंट्रोल्स कैसे अप्लाई कर रहा था अलग अलग टाइमों पर, कंसिस्टेंसी उन कंट्रोल्स की कैसी थी इन विच दे विद विच दे वर अप्लाइड, कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे थे या फिर 4 दिन में एक बार अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय होम और बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड, कौन उनको अप्लाई कर रहा है और उनको कैसे अप्लाई किया जा रहा है। डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के ऊपर वो जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स है वो कोई और कंट्रोल्स पे डिपेंड करते हैं क्या, एंड इफ सो अगर वो करते हैं वेदर इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। तो हमारे को ये भी देखना पड़ेगा क्या कि वो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस कैसी है अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स किसी इनडायरेक्ट कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं। तो अभी आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इंक्वायरी अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। इंक्वायरी अलोन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ में यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। इन दिस रिगार्ड इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस में प्रोवाइड मोर एश्योरेंस देन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी को हम लोग जब इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस के साथ लगाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे को एश्योरेंस देगा एज कम्पेयर टू इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। सिंस ऑब्जर्वेशन क्या होता है इज पर्टिनेंट ओनली एट द पॉइंट इन टाइम एट विच इट इज़ मेड। अपन ने जब ऑब्जर्वेशन ऊपर डिस्कस करा था एज ऑडिट प्रोसीजर तो अपन ने पूरा ऑब्जर्वेशन को डिटेल में करा था कि पॉइंट इन टाइम के अंदर क्यों है, ठीक है। इसलिए हम लोग इंक्वायरी को कंबाइंड विद इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस ज़्यादा लगाते हैं टू ऑब्टेन मोर ऑडिट एविडेंस, मोर एश्योर्ड ऑडिट एविडेंस। The nature of the particular control influences the type of procedure required to obtain audit evidence about whether the control was operating effectively। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके का हम लोग कंट्रोल चेक करेंगे, जिस तरीके का भी हम लोग कंट्रोल चेक करेंगे उस तरीके का उसके ऊपर प्रोसीजर लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम लोग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स डॉक्यूमेंटेशन से चेक कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या कंट्रोल लगा सकते हैं, इंस्पेक्शन लगा सकते हैं। द ऑडिटर में डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ओके, ठीक है। व्हेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड
जब हमारे को बहुत ज़्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है, कंक्लूसिव नहीं, परसुएसिव, रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स। तो हम लोग हमारे टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स की वो एक्सटेंट को इंक्रीज़ कर देंगे, एज वेल एज डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल्स को भी हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, पहले हम पूरी एक्सटेंसिव चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर रिलाई करेंगे। मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी ऊपर देखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में देखा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब कि जब हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करके रिस्क को असेस कर लिया, उसके बाद हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क लगाते हैं, जिसमें से भी एक पार्ट होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो अब हम लोगों को कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना है, मतलब कि कितने कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं कि उनमें रिस्क है कि नहीं है, वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट और करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मिस स्टेटमेंट्स को, उसके क्या फैक्टर्स हैं, वो ये पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब इनको आप पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा एक बार समझने के बाद। अब पहला फैक्टर आता है जिसके जो डिसाइड करने में मदद करता है कि कितने एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करने चाहिए। पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि वो एंटिटी कितने, मतलब कि एंटिटी ने फिक्स्ड एसेट्स के लिए कोई कंट्रोल लगा रखा है, तो केवल एक ट्रांजेक्शन के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन है केवल उसी के लिए कंट्रोल्स करती है, उसके अलावा की ट्रांजेक्शन जो छोटे मोटे अमाउंट के होते हैं उनके लिए कोई कंट्रोल्स नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, कितने फ्रीक्वेंसी पे वो एंटिटी अपने कंट्रोल्स परफॉर्म करती है, उस बेसिस पे हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरा आता है लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, मतलब कि ऑडिट के दौरान मतलब कि जो कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है उस पर ऑडिटर कितना रिलाई कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर वो ज़्यादा रिलाई कर रहा है तो उस अकॉर्डिंगली उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी ज़्यादा परफॉर्म करके एक बार वो लेना पड़ेगा कि हाँ ये कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं कि नहीं है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द कंट्रोल। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मतलब कि जैसे हम लोगों ने कंट्रोल्स के लिए बेंचमार्क सेट करा था कि अगर ये कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है तो इसमें अगर कोई मिस स्टेटमेंट ये वाले होंगे तो वो तो हमें मिल ही जाएंगे। तो एक तरीके से बेंचमार्क सेट होता है कंट्रोल के लिए और फिर उससे हम लोग देखते हैं कि डेविएट कितना हो रहा है, मतलब कि हम लोग कंट्रोल जो होते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से कितना डेविएट हो रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है तो अकॉर्डिंगली ज़्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें। उसके बाद रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब एट द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेज एंड डिस्क्लोजर। तो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी जो हम लोग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन एट द असर्शन लेवल पे, तो उनकी रेलेवेंस और रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब कि वो हमारे लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं है जब हम लोग ऑडिट कंक्लूजन देंगे, और रिलायबल भी है कि नहीं, क्योंकि मे बी वो मैनेजमेंट मतलब कि वो जो हम लोग को एविडेंस मिले हों वो दिखने में तो सही हो लेकिन वो रिलायबल हो ही ना, उन बिलीव नहीं करा जा सकता, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम लोगों के लिए वो रेलेवेंट और रिलायबल हैं तो उस रिलेवेंट है तो ज़्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए रेलेवेंट है तो हमें और चाहिए, और रिलायबल नहीं है तो हम लोग और ज़्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमें रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिले। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू असर्शन। अब जो असर्शंस हैं उनके लिए टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, मतलब कि एक तो होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो कि कंट्रोल टेस्ट करने के लिए परफॉर्म करे जाते हैं टेस्ट, और उसके बाद एक होता है अदर कंट्रोल जो एंटिटी लगा रही है उन असर्शंस के लिए, तो उनके टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनसे जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि मान लो अदर कंट्रोल्स के जो टेस्ट हैं उनके जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं वही ज़्यादा रिलेवेंट और रिलायबल हो, उनसे ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सकता, तो फिर उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इतने परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस केस में वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कम परफॉर्म करेगा। इन पॉइंट्स को आप बहुत ढंग से याद कर लीजिएगा। 5 पॉइंट्स का आंसर है, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा ये आपसे। डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिटर को कब लगाने चाहिए, तो ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल्स फॉर द पर्टिकुलर टाइम
वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी लगा सकता है कि एक ही टाइम के लिए लगाए, और थ्रू आउट द पीरियड, जो उसका ऑडिट पीरियड है उस पूरे पीरियड के लिए भी लगा सकता है। फॉर विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन दोज कंट्रोल्स, उसके ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे है कि उसको कितना उनके ऊपर रिलाई करना है कंट्रोल्स के ऊपर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द ऑडिटर्स इंटेंडेड रिलायंस, वो रिलाई करके अपना ओपिनियन दे पाए, बेसिस बना पाए। ऑडिट एविडेंसेस पर्टेनिंग ओनली टू अ पॉइंट इन टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर वो कंट्रोल को चेक कर रहा है, मे बी सफिशिएंट फॉर द ऑडिटर्स पर्पस। फॉर एग्जांपल, जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा हो ओवर फिजिकल इन्वेंट्री, एंटिटी के फिजिकल इन्वेंट्री प्रोसेस के लिए, काउंटिंग एट द पीरियड एंड। If on the other hand the auditor intends to rely on a control over a period, अगर वो over a period को rely करना चाहता है, tests that are capable of providing audit evidences that the control operated effectively at relevant times during that period are appropriate। ऐसे टेस्ट लगा दे कि कुछ ऐसे कंट्रोल्स हों जो कि ऑडिट एविडेंस दे दें कि ये इफेक्टिवली हर एक टाइम पे कंट्रोल्स थे, उनको चेक कर लेगा वो ऑडिटर। सच टेस्ट क्या हो सकते हैं? मे इंक्लूड टेस्ट ऑफ द एंटिटीज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं उनको मॉनिटर कैसे करती है, वो उससे चेक कर लेगा कि ये एंटिटी अगर मॉनिटर टाइमली कर रही है, लगातार कर रही है, तो इसका मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक, ये नवंबर 19 में आपसे पूछा जा चुका है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, मतलब कि जब हम लोगों ने इसी एंटिटी की प्रीवियस ऑडिट करी है तो उसमें हम लोगों ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि कंट्रोल्स को टेस्ट करा होगा और अकॉर्डिंगली ऑडिट एविडेंस मिले होंगे। तो वो जो ऑडिट एविडेंस हमें प्रीवियस ऑडिट में मिले, उन्हें ऑडिटर यूज़ करेगा या नहीं करेगा या कितना रिलाई करेगा उन पे, वो चीज़ देखेंगे। इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड about the operating effectiveness of control obtained in previous audit, and if so the length of the time period that may lapse before retesting of controls। मतलब कि ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि ऑडिटर को हर ऑडिट में ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने हो या कंट्रोल्स को टेस्ट करना हो। उसका ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत सही है, मतलब कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कंट्रोल्स, तो उस केस में वो 3 साल में भी जैसे एक बार टेस्ट कर सकता है, ऐसी गाइडलाइंस में लिखा है। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे कि जो पुराना रीटेस्ट हुआ था कंट्रोल्स का, उससे कितना टाइम निकल चुका है, मतलब कि कितना टाइम हुआ है जब तक कंट्रोल्स टेस्ट नहीं हुए वापस। तो ये यहाँ पर से जो कॉमा से पहले की लाइन है, टू यूज़ द ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, तो ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग। तो अगर उसको पुराने कंट्रोल्स को यूज़ करना है या चेक करना है कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं कि नहीं है, तो उस केस में उनको किस किस चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। मोटा बात यह है कि अगर ऑडिटर ने अपनी प्रीवियस ऑडिट के अंदर कुछ कंट्रोल्स को चेक कर लिया था और उसको पिछली ऑडिट के अंदर उन पर भरोसा था, तो जो वह अगले साल की ऑडिट कर रहा है उसके अंदर उनको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो ये फैक्टर्स हैं। ये आपके नवंबर 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। सबसे पहला है इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी का मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो मतलब कि इंटरनल, मतलब कि जो और कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस भी देखेगा कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है अभी भी प्रेजेंट ऑडिट में भी। और साथ के साथ ही कंट्रोल एनवायरनमेंट एंटिटी का कैसा है, एंटिटी का मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि वो एंटिटी जो है कंट्रोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको मॉनिटर कर रही है कि नहीं कर रही कंटिन्यूसली, और एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही होंगी तो ऑडिटर इन पर रिलाई कर सकता है, मतलब कि वापस से रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करेगा। फिर मेन पॉइंट ये है आपको ध्यान रखने के लिए, अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये अपन लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अपना इंटरनल कंट्रोल वाला है वहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे, वहाँ पर अपन लोग उनको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज़ मैनुअल और ऑटोमेटेड। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो कंट्रोल एंटिटी में लग रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो मतलब मैनुअली है या फिर ऑटोमेटेड है, IT, मतलब कि जैसे एक डाटाबेस है उसमें ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे केवल, ये एक ऑटोमेटेड हो गया। और साथ के साथ ही ये कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि यहाँ पर कंट्रोल कैसे लग रहा है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होएगा ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर रिस्क अराइज क्या हो रहे हैं, मैनुअल में भी और ऑटोमेटेड में भी, उसको देखा जाएगा। उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने चाहिए या नहीं परफॉर्म करने चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल IT कंट्रोल्स। जनरल IT कंट्रोल्स मतलब जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि ऑथराइजेशन, किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करने का ऑथराइजेशन किन किन जनों के पास है, ये हो गया नॉर्मल जनरल IT कंट्रोल। तो इसकी इफेक्टिवनेस देखनी है कि ये मतलब कि ये इफेक्टिव हैं कि नहीं है, मतलब कि इनको फॉलो भी किया जाता है कि नहीं किया जाता।
उसके बाद फोर्थ आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द एंटिटी। जो कंट्रोल्स एंटिटी में हैं उनकी इफेक्टिवनेस प्लस उनकी एप्लीकेशन बाय एंटिटी इंक्लूडिंग उनका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इन द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स नोटेड इन द प्रीवियस ऑडिट। मतलब कि हम लोगों ने ऊपर अभी डेविएशन पढ़ा था कि डेविएशन क्या होता है कंट्रोल्स में, तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन जो हम लोगों को हमारी पुरानी ऑडिट करते समय मिला, और साथ के साथ ही जो वेदर देयर हैव बीन अ पर्सनल चेंज दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। मतलब कि जो जना उस कंट्रोल पे वर्क कर रहा है उस जने में, मतलब कि वो जना चेंज हुआ है, उसकी जगह कोई दूसरा आया, तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट पर्सनल चेंज जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स। उन चीज़ों को देखेंगे। तो एक तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर हुए। पहला नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इन द प्रीवियस ऑडिट, उसे कंसीडर करेंगे, और दूसरा अगर कोई पर्सनल चेंज हुआ है जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स, उसको देखेंगे कि कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेदर द लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पॉजेज अ रिस्क टू चेंज इन पॉजेज रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब एंटिटी में कोई चेंज हुआ है, जैसे कि मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया, या फिर जो डाटाबेस को कंट्रोल करता था उसमें कोई चेंज हो गया, तो ये जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है उसके कारण कोई रिस्क है क्या, जो कंट्रोल मतलब कि जो एंटिटी में कंट्रोल वर्क कर रहे हैं उसमें कोई रिस्क क्रिएट होगा क्या इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के थ्रू, उसको देखेंगे। तो वेदर द लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पॉजेज अ रिस्क ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल। मतलब कि कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, और साथ के साथ ही एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल, इसमें भी कोई रिस्क है क्या कि हम लोग रिलायंस प्लेस करें कंट्रोल्स पे, इसमें भी कोई रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ के साथ ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट का भी कोई रिस्क है। If the auditor plans to use audit evidences from a previous audit about the operating effectiveness of specific controls, अगर कोई ऑडिटर प्लान करता है कि ऑडिट एविडेंस हम लोग प्रीवियस ऑडिट से ले लें कि स्पेसिफिक कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बिल्कुल सही है, द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश, ऑडिटर एस्टैब्लिश करेगा द कंटिन्यूइंग रेलेवेंस ऑफ दैट एविडेंस। तो वो ऑडिटर चेक करेगा कि वो इस साल के ऑडिट के अंदर भी कंटिन्यू रेलेवेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं वो वाले कंट्रोल जिसके ऊपर मैं भरोसा करना चाह रहा हूँ इस ऑडिट के अंदर। by obtaining audit evidences about whether significant changes in those controls have occurred subsequent to the previous audit। previous audit खत्म होने के बाद उन कंट्रोल्स के अंदर क्या कुछ significant changes हुए थे, अगर हुए थे तब तो मैं वापस से अपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को उन कंट्रोल्स की चेक करूँगा, और अगर नहीं हुए थे तब मैं उन प्रीवियस ऑडिट के जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स थी उसके ऊपर इस साल में रिलाई कर सकता हूँ। अपन लोग अपनी क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में अपन लोग इवेलुएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे डिस्कस करेंगे। Hope you are liking these videos. If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestion regarding the videos, then you can post them in the comment box and we will try to solve your issues. Subscribe to the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.